नमस्कार, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हरिवंश राय बच्चन। आज अपना नया अध्याय रहेगा और अपने नए आज के जो कवि हैं वो है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण कुंवर नारायण हैं आज के अपने कवि हैं। कुंवर नारायण हैं वो आगे के द्वारा एक तार सप्तक निकाला गया था। उस चार सप्तक निकाले थे। उन चार सप्तकों में से कुंवर नारायण को तीसरे सप्तक व नई कविता के प्रमुख कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नई कविता के प्रमुख कवि हैं, तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म था कोई 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो लखनऊ के अंदर हुई। और ये जो कुंवर नारायण थे वो यायावरी वृत्ति के थे। यायावरी वृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है, घुमकट प्रवृत्ति के थे। इसलिए इन्होंने पोलैंड, रूस आदि देशों की क्या की हैं, इन्होंने यात्राएं भी की हैं। यायावरी प्रवृत्ति के थे और यायावरी प्रवृत्ति के होने के कारण अनेक देशों की इन्होंने क्या की हैं, यात्राएं भी की हैं। ये थे युग चेतना जो पत्रिका थे, युग चेतना पत्रिका से भी ये जुड़े रहे थे। युग चेतना पत्रिका से भी ये जुड़े रहे थे। इनके 4 काव्यखंड हैं वो प्रकाशित हैं। इन्होंने कुंवर नारायण के 4 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। 4 काव्य संग्रह। और क्या 4 काव्य संग्रह हैं? चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, तथा इन दिनों। नचिकेता की जो पौराणिक कथा थी, नचिकेता की पौराणिक कथा पर इन्होंने आत्मजयी काव्य भी लिखा था। आत्मजयी इन्होंने नचिकेता की जो पौराणिक आख्यान है उस पौराणिक आख्यान के ऊपर लिखा था। आत्मजयी प्रबंध काव्य की रचना की। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह। आकारों के आसपास क्या है? इनका प्रमुख कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले इनका समीक्षात्मक ग्रंथ है। आज और आज से पहले समीक्षात्मक ग्रंथ। ये इनका कवि परिचय था, सामान्य सा। कुंवर नारायण थे वो तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं और तीसरे सप्तक के साथ साथ ही नई कविता के भी प्रमुख कवि हैं। और इनका जन्म था वो 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। ये यायावरी प्रवृत्ति के थे और यायावरी प्रवृत्ति के होने के कारण अनेक देशों की इन्होंने क्या की हैं, यात्राएं भी की हैं।
ये युग चेतना पत्रिका से भी जुड़े हुए रहे थे। इनके 4 काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं, चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। आत्मजयी इनका एक प्रबंध काव्य था। आकारों के आसपास इनका एक कहानी संग्रह था। आज और आज से पहले इनका एक समीक्षात्मक ग्रंथ था। ये इनका एक सामान्य सा परिचय था। कुंवर नारायण की इस अध्याय के अंदर 2 कविताएं ली गई हैं। पहली है कविता के बहाने और दूसरी थी बात सीधी थी पर। तो अपन पहली कविता देखते हैं। जो पहली कविता है इनकी चिड़िया के बहाने। देखो, पहला पद है कविता के बहाने कविता का। इस कविता के माध्यम से ये कविता लिखने का कवि का उद्देश्य ये था कि वर्तमान समय है वो यांत्रिकता का दौर है, मशीनी युग है और इस मशीनी और यांत्रिकता के दौर में धीरे धीरे कविता का अस्तित्व है वो खतरे में जा रहा है। इसलिए कविता की संभावनाओं को टटोलने के लिए कवि ने कविता के बहाने शीर्षक कविता से लोगों के अंदर एक कविता के प्रति जो रुचि है उसको जगाने का कार्य किया है। तो इस कविता में कवि ने एक कविता की तुलना 3 चीज़ों से की है। वो तीनों चीज़ों को अपन अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले कविता की तुलना यहाँ पर एक चिड़िया से की गई है। अब किस प्रकार से? कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहा है कि कविता है, कविता कल्पनाओं की एक मोहक क्या होती है? उड़ान होती है। कि जिस प्रकार से एक चिड़िया उड़ती है, अपने पंखों को फड़फड़ा करके आकाश में उड़ती है, उसी प्रकार से एक कविता है वो भी अपनी कल्पना रूपी पंखों को लगा करके आकाश में उड़ती है। ये कविता होती है वो कल्पनाओं की मोहक उड़ान होती है। तो जिस प्रकार से एक चिड़िया आकाश में उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी आकाश में उड़ती है। कविता की जो उड़ान है, यानी जो कल्पनाएं हैं, नए भाव, नए विचार हैं, उनका कोई निश्चित दायरा नहीं होता, कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है। तो देखो कवि क्या कह रहे हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक चिड़िया आकाश में उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी अपने कल्पना रूपी पंख लगा करके आकाश की ऊंचाइयों में जाती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन एक चिड़िया है वो कभी भी कविता की उड़ान को समझ नहीं पाती है। कैसे नहीं समझ पाती है? कि जिस प्रकार से एक चिड़िया आकाश में उड़ती है तो उसके उड़ने का एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित सीमा होती है, वहीं तक चिड़िया जा सकती है, उससे आगे चिड़िया नहीं जा सकती। लेकिन जब कविता अपने कल्पना रूपी पंख लगा करके आकाश की ऊंचाइयों में जाती है तो उसके उड़ने का कोई और छोर नहीं होता है, उसका कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है, कोई सीमा नहीं होती है, कोई बंधन नहीं होता है, क्योंकि कल्पना होती है, कल्पना कोई और छोर नहीं होता है। इसलिए कविता है वो अपने कल्पना रूपी पंख लगा करके जब आकाश में उड़ती है तो उसके उड़ने का कोई और छोर नहीं होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक चिड़िया होती है, चिड़िया की उड़ान क्या होती है? निश्चित होती है। चिड़िया कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी बाहर, कभी अंदर। यानी कहने का मतलब ये है कि चिड़िया की उड़ान का एक निश्चित दायरा होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहीं तक चिड़िया उड़ सकती है, चिड़िया की उड़ान होती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन जब एक कविता अपने कल्पना रूपी पंख लगा करके आकाश में उड़ती है तो उस समय कविता की उस उड़ान को चिड़िया कभी समझ ही नहीं पाती है। तो पहला पद तो ये हो गया, एक चिड़िया के माध्यम से कविता की क्या की गई है? तुलना की गई है कि जिस प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ती है उसके उड़ने का एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहीं तक चिड़िया जा सकती है, उसका निश्चित एक समय, एक सीमा होती है, एक निश्चित दायरा होता है, वहीं तक चिड़िया जा सकती है, उससे आगे चिड़िया नहीं उड़ सकती है। लेकिन कविता है वो कल्पनाओं की उड़ान होती है और कल्पनाओं का कोई और छोर नहीं होता है। इसलिए एक चिड़िया है वो कभी भी कविता की उड़ान को समझ नहीं पाती है। ये तो हो गया इनका पहला पद। दूसरा पद देखते हैं, आगे देखो। दूसरा पद है जिसके अंदर कविता की तुलना एक फूल से की गई है। तो कवि कुंवर नारायण कह रहे हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से एक फूल खिलता है अपनी नई सुगंध के साथ, नए रंग के साथ फूल खिलता है, उसी प्रकार से क्या खिलती है? एक
कविता भी अपने नए भाव, विचार और रंगों के साथ तथा सौंदर्य के साथ क्या होती है, खिलती है। यानी जिस प्रकार से एक फूल खिलता है उसी प्रकार से एक कविता भी क्या होती है, खिलती है। कविता का खिलने का मतलब उसका भाव सौंदर्य, उसके नए रंग, उसका नया रूप आदि क्या है, कविता का खिलना है। तो जिस प्रकार से एक फूल खिलता है उसी प्रकार से एक कविता भी खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन एक फूल है वो कभी भी कविता के खिलने को नहीं समझ पाता है। किस प्रकार नहीं समझ पाता है, बाहर भीतर इस घर उस घर के फूल खिलता है, वह अपनी खुशबू को आसपास बिखेर देता है, लेकिन उसकी खुशबू का एक निश्चित दायरा और निश्चित क्षेत्र होता है। यानी फूल की जो खुशबू है वो घर के बाहर, घर के अंदर है, इस घर है उस घर है, यानी एक निश्चित दायरे तक ही सीमित रहती है, उससे आगे नहीं जा सकती है। लेकिन जब एक कविता खिलती है तो उस कविता की जो सुगंध है जिसका कोई और छोर नहीं होता है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार फूल खिलता है कुछ समय तक वह अपनी खुशबू को चारों तरफ फैला देता है, लेकिन उसकी खुशबू का एक निश्चित दायरा होता है, निश्चित क्षेत्र होता है। कुछ समय बाद में वो फूल क्या हो जाता है, मुरझा जाता है और मुरझा करके समाप्त हो जाता है, उसकी खुशबू भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता एक ऐसा फूल है जो जीवन में केवल एक बार खिलता है। कविता जीवन में एक बार खिलती है और अपने नए भाव सौंदर्य से, नए रंग रूप से वह सभी को क्या करती रहती है, सुगंधित करती रहती है, अर्थात सभी को आनंदित और प्रसन्नचित करती रहती है। तो कविता एक ऐसा फूल है जो जीवन में कभी मुरझाता नहीं है और बिना मुरझाते हुए आजीवन अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेरती रहती है। और कविता की जो खुशबू है उस खुशबू का कोई और छोर नहीं होता है, निश्चित दायरा और निश्चित क्षेत्र नहीं होता है। तो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, फूल एक कविता के खिलने और उसकी सुगंध को कभी पहचान नहीं पाता है। फूल खिलता है, कुछ समय तक अपनी खुशबू को बिखेरता है, उसके बाद में मुरझा जाता है, उसकी खुशबू भी समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता रूपी फूल जीवन में एक बार खिलता है और वह अपने भाव सौंदर्य, अपने काव्य सौंदर्य से आजीवन व्यक्ति के हृदय में और उसके आसपास अपनी खुशबू को क्या करती रहती है, बिखेरती रहती है, लोगों के हृदय में सौंदर्य का भाव जागृत करती रहती है। इस प्रकार एक फूल है वो कभी भी कविता के खिलने को समझ ही नहीं पाता है। तो दूसरी तुलना हो गई कविता किससे, फूल से। इन दो में तो क्या बताई है, असमानता बताई है। अब तीसरी कविता की तुलना की गई है एक बच्चे से, एक छोटे बच्चे से तुलना की गई है। तो देव कवि क्या कह रहे हैं, कविता एक खेल है बच्चों के माने। कवि कह रहा है कि जिस प्रकार से कवि कह रहा है कि कविता है वो एक शब्दों का खेल है। कविता कवि के शब्दों का खेल होता है कि जिस प्रकार से एक बच्चा खेल खेलता है, बच्चा खेल के अंदर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। बच्चा खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं देखता है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार से एक कविता है, वो कविता भी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करती है। बाहर भीतर ये घर वह घर है, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि जिस प्रकार से कविता सभी घरों में समान रूप से पढ़ी जाती है। या फिर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक बच्चा होता है वो सभी घरों में समान रूप से आ सकता है, जा सकता है, वह खेल सकता है, यानी वह बच्चा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। उसी प्रकार से एक कविता होती है, वह कविता भी सभी घरों में समान रूप से पढ़ी जाती है और सभी को समान रूप से आनंद की प्राप्ति करवाती रहती है। वह कविता कभी कोई अमीर गरीब, ऊंची और नीची जाति का नहीं देखती है, वो सभी को अपनी खुशबू से, अपनी रस से आनंदित और प्रसन्नचित करती रहती है। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, कि जिस प्रकार से बच्चा होता है वो दो परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जिस प्रकार से एक बच्चा होता है वो दो परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से एक कविता होती है वह दो दिलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। यानी व्यक्तियों के हृदय में स्नेह और प्रेम का भाव जगाने का काम कौन करती है, कविता करती है। लेकिन कवि कह रहा है कि वर्तमान में यांत्रिकता का जो दौर है, इस यांत्रिकता के दौर में धीरे धीरे कविता का अस्तित्व है वो मिटता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है।
इसलिए हमें फिर से इस कविता के सौंदर्य को देखना है, परखना है और लोगों के हृदय के अंदर कविता के प्रति जो जागरूकता है वो जगानी है। ये इनकी पहली कविता थी, जिसमें उन्होंने कविता की तुलना 3 चीज़ों से की है। सबसे पहले एक चिड़िया से की है कि जिस प्रकार चिड़िया की जो उड़ान होती है निश्चित होती है, निश्चित क्षेत्र होता है, वहीं तक चिड़िया जा सकती है। लेकिन एक कविता की उड़ान होती है वो असीमित होती है, निश्चित दायरा, निश्चित क्षेत्र नहीं होता, क्योंकि एक कविता है वो अपनी कल्पना रूपी पंख लगा करके आकाश में उड़ती है। दूसरी कविता की तुलना की गई थी एक फूल से कि जिस प्रकार एक फूल खिलता है, कुछ समय तक वह अपनी खुशबू को चारों तरफ बिखेर देता है और थोड़ी देर बाद में वह मुरझा जाता है, उसकी खुशबू भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन कविता अपने भाव सौंदर्य से जब एक बार खिलती है तो वह आजीवन व्यक्ति के हृदय में हमेशा ही रस का संचार करती रहती है, सौंदर्य का संचार करती रहती है। तीसरे एक बच्चे से की गई है कि जिस प्रकार से एक बच्चा होता है वो खेल के अंदर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, किसी प्रकार की ऊंच नीच का व्यवहार नहीं करता है, उसी प्रकार से कविता भी कवि के शब्दों का खेल है, जिसमें वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको समान रूप से आनंद की प्राप्ति करवाती रहती है। जिस प्रकार से एक बच्चा 2 घरों को आपस में, 2 परिवारों को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसी प्रकार से कविता 2 हृदयों को आपस में, 2 दिलों को आपस में जोड़ने का काम करती है। अर्थात कविता लोगों के हृदय में प्रेम, स्नेह आदि का भाव क्या करती रहती है, जागृति करती रहती है। ये इनकी कविता थी। आगे कविता अपने अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।